तो एशिया महादेश को लेकर हमारी चर्चा पिछले सेशन में एशिया महादेश का राजनीतिक विभाजन, एशिया महादेश का भौतिक विभाजन और एशिया महादेश से जुड़े हुए प्रमुख पर्वतों को लेकर के चर्चा हो चुकी है। आज के सेशन में मैं आपको एशिया महादेश से जुड़ी हुई प्रमुख जितनी भी नदियां हैं, अब देखो यहाँ पर नदियों की बात करें फिर भारत में बहुत सारी नदियां हो जाती हैं, लेकिन भारत की नदियां यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। भारत की नदियां जब भारत को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हल्की फुल्की चर्चा मैं आपको कर दूंगा। तो एशिया से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, एशिया से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख झीलें हैं, एशिया से जुड़े हुए प्रमुख जितने भी मरुस्थल हैं, एशिया से जुड़े हुए प्रमुख जो जल संधियां हैं, एशिया से जुड़े हुए जितने भी प्रमुख पठार हैं, ये काफी सारे टॉपिक हैं जो कि ज्योग्राफी में आपको देखनी है। तो अभी नदियों की बात करेंगे। पहले मैं नदियों को आपको लिस्ट करा देता हूं, जब एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तो इसके बाद आपको नदियां आसानी से सारी की सारी याद हो जाएंगी। देखो, चूंकि मैंने आपका राजनीतिक विभाजन सबसे पहले करवाया है, तो मैं ये आप लोगों से आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को एशिया के बारे में, अब मैं कभी सेंट्रल एशिया की बात करूं, वेस्ट एशिया की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो शायद आप लोग आश्चर्य से नहीं देखेंगे। आपको ये चीजें पता है कि ये कहां पर क्या अवस्थित है। सबसे पहले एक झील है आपकी, ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है। देखो, यह है आपका डेड सी, मृत सागर, ठीक है। और कहते हैं विश्व की सबसे लवणीय झील है, इसकी लवणता सबसे ज्यादा है। और डेड सी में यदि आप कोशिश करें कि हम अपने आप को जो है यहाँ पे डुबा के खत्म कर दे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे शरीर जो है, आपको तैराकी सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक इसमें जो है तैरेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लवण बहुत ज्यादा है, और लवण ज्यादा होने के कारण से जल का घनत्व जो है बहुत ज्यादा है। पानी के, हमारे शरीर के घनत्व की अपेक्षा जल का घनत्व ज्यादा है। जैसे आप देखते हो लकड़ी का टुकड़ा क्यों तैरता है, कि उसका घनत्व कम होता है जल के घनत्व की अपेक्षा। लोहा क्यों डूब जाता है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी की बात होती है। तो ये चूंकि अपने आप में एक लवणीय झील है, इसको मृत सागर झील बोलते हैं। ये दो देशों से लगता है। यदि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे मैं झील वाले चैप्टर में भी अभी बताऊंगा, बट एटलीस्ट मैं आपको एक याद करा देता हूँ। ये आपका मिडिल ईस्ट है, ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर में ही आपका यहाँ पे एक देश है इजराइल, बड़ा चर्चा में बना रहता है इजराइल। ये देश है जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन की सीमा में है आपका यहाँ पे मृत सागर, डेड सी। ये आपका मृत सागर है। मृत सागर एक झील है, जैसे कैस्पियन सागर एक झील है, वैसे मृत सागर एक झील है। विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, जहां पे सबसे ज्यादा लवणता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जॉर्डन और इजराइल। अब मैं नदियों के बारे में बात कर रहा हूं। ये एरिया है आपका अरब प्रायद्वीप है, आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे पर्सियन गल्फ है, ठीक है, पर्सियन गल्फ है। पर्सियन गल्फ पर दो नदियां जल गिराती हैं, दो प्रमुख नदियां, बाद में इनका संगम भी हो जाता है। एक नदी का नाम है टिग्रिस, दूसरे का नाम है यूफ्रेटस नदी। ये है आपकी टिग्रिस नदी, दूसरी है यूफ्रेटस नदी, ठीक है। इन्हीं दोनों नदियों के तटीय क्षेत्र पर, या कहें इन्हीं नदी बेसिनों पर एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पर डेवलप हुई थी। तो ये नदी आपकी कहां से निकलती है? तुर्की से निकलती है। और तुर्की में टॉरस पर्वत है, मैंने आपको पढ़ाया था, तुर्की में टॉरस पर्वत वाले चैप्टर में अब आप याद करोगे। टॉरस पर्वत से निकलती हैं, पर्सियन गल्फ में जल गिराती है। इसी को फारस की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तीन तरफ से जल से घिरी हुई है, तो इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं। तो कहां से निकलते हैं? टॉरस पर्वत से निकलती है टिग्रिस नदी, और पर्सियन गल्फ में जल गिराती है, ठीक। तो ये टिग्रिस नदी हो गई। ये नदी तीन देशों में होकर बहती है, एक तो टर्की के बाद सीरिया, और तीसरा ईराक। इस क्षेत्र से इस साल प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा मतलब संभावनाएं हैं, क्योंकि तुर्की बड़ा चर्चा में रहा है। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी कहां से निकलती है? तीन देशों में होकर के बहती है, पहले तुर्की, फिर सीरिया, और फिर आपका इराक। ये पूरा क्षेत्र वही है, तुर्की है यहाँ पे, ये तुर्की वाला क्षेत्र है, उसी बगल में सीरिया है, फिर आपका इराक वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो एक आपको ध्यान रखना है, इस नदी के बेसिन में पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तभी आप देखते हैं इराक में बहुत ज्यादा पेट्रोल है आपका, है ना। और इस नदी के बेसिन में विश्व की पहली सभ्यता का विकास हुआ, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। इसके समकालीन विश्व की सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि भारत में थी, ठीक है। और टिग्रिस नदी तुर्की और सीरिया की बॉर्डर में, ये जो तुर्की और सीरिया की बॉर्डर को जो है ये सीमा बनाती है, तुर्की और सीरिया की बॉर्डर बनाती है टिग्रिस नदी। तो ये भी इसको लेकर एक फैक्ट है। और इराक की राजधानी बगदाद वो टिग्रिस नदी के किनारे ही अवस्थित है, ठीक है।
ये भी ध्यान रखना है। टिग्रिस नदी के किनारे कौन सी अवस्थित है? इराक की राजधानी बगदाद। और यूफ्रेटस जो इसकी सहायक नदी है, यूफ्रेटस पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी एशिया की। ठीक, ये 4-5 फैक्ट है जो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये दोनों नदियां इराक में मिल जाती हैं यहाँ पर, और इराक में मिलने के बाद इन नदियों का नाम हो जाता है सत अल अरब। यहाँ पे जब इनका ये सत अल अरब के नाम से जल गिराती है, सत अल अरब। तो पहली नदी आपकी 2 नदियां हो गई, टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ पे बहती हैं? तुर्की से निकलती है, टॉरस पर्वतों एरिया से जल गिराती है किस पे? पर्शियन गल्फ में। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। ठीक, अब चलते हैं, दूसरी 2 नदियां हो गई, तीसरी नदी पे चलते हैं। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की है तीसरी नदी। कहाँ है भाई अफगानिस्तान का? हाँ, ये आमू दरिया, सिर दरिया, ये आपका अफगानिस्तान है, मध्य एशिया, या कहें कि साउथ एशिया में अफगानिस्तान को हम लेते हैं। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है हेलमंद नदी। हेलमंद नदी, हेलमंद नदी देखिए आप, ये आपकी हेलमंद नदी है, यहां से निकल रही है। ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। हिंदुकुश के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिंदुकुश पर्वत आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये है आपका हेलमंद नदी, ये है आपका हेलमंद नदी। तो ये जल गिरा निकालती कहाँ से? हेलमंद नदी हिंदुकुश पर्वत से निकलती है। और यहीं पर एक ये जो आप देख रहे हैं एक ये झील है, इस झील का नाम, ये अंतःस्थलीय नदी है, एक झील में जाकर के गिर जाती है जिसका नाम है हामुनपू झील। ये हामुनपू झील है, हामुनपू झील। हामुनपू झील में जल गिराती है, हामुनपू झील में जल गिराती है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी, सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, और इसी नदी के बेसिन में अफीम की खेती करी जाती है जो कि गैर कानूनी। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में आपको पता ही है क्या स्थिति है वहां पे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इस नदी क्षेत्र को ही गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है जो कि गैर कानूनी अफीम की खेती के लिए प्रमुख है। तो ये नदी वाला देखो, जो गोल्डन क्रिसेंट है, 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा आता है गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे मैं कैसे बताऊं आपको, एशिया का मानचित्र ढूंढते हैं, मिल जाएगा। ये एशिया का ये राजनीतिक में, एक मिनट ये भी क्लियर कर देते हैं। वैसे IR में ये चीजें आप पढ़ोगे, यहाँ पे ये राजनीतिक है ना, ये आपका भारत देश है। भारत देश में आपको पता होगा इस एरिया में सबसे ज्यादा नशे से जुड़ी हुई घटनाएं आती हैं, चाहे वो पंजाब की बात करें या जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये पाकिस्तान आपका, और ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, 3 देशों को मिला करके ये गोल्डन क्रिसेंट बनता है जहां पर अफीम की खेती होती है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अफीम की खेती, हीरोइन, गांजा, अफीम, जितना भी मादक पदार्थ है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी गोल्डन ट्रायंगल बनता है। एक तो म्यांमार है आपका यहाँ पे, म्यांमार, दूसरा लाओस है यहाँ पे, लैंडलॉक है, और थाईलैंड है। तीनों को मिला दे तो एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये 2 जो है भारत के, एक तो पूर्वी क्षेत्र में, एक पश्चिमी बॉर्डर पे है, जो कि मादक पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। ये इसमें गोल्डन क्रिसेंट में कौन है? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में कौन है? म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। तो ये कई बार आपको चर्चा मिलती है। थाईलैंड नहीं है, लाओस है, वो माफ करिएगा, हाँ थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, माफ करिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का कॉन्सेप्ट है। तो हेलमंद नदी के बेसिन पे ही खूब अफीम की खेती दबा के की जाती है, जो कि अब वहां पे गवर्नमेंट भी हो चुकी है, तो कुछ कर नहीं सकते आप, करने वाले भी वही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कितनी नदियां हो गई? 3 नदियां। अब चौथी नदी है सिर दरिया, 5वां नदी है आमू दरिया। ठीक है, 2 नदियां हैं। ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र की नदियां हैं। मध्य एशिया में ये नदी जो है अरल सागर वाले क्षेत्र में गिरती हैं। ये देखिए, ये भी हिंदुकुश से निकलती हैं, अरल सागर है ये आपका, देखेंगे तो अरल सागर में दोनों नदियां जाके गिरती हैं। हिंदुकुश से निकलती हैं
और निकलने के बाद अरल सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और जो आपका काफी सारे देश हैं, उज्बेकिस्तान से होकर जा रही है, कजाकिस्तान अच्छे से निकलती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है आपकी आमू दरिया। तो दो प्रमुख नदियां आपसे कभी भी पूछता है, आमू दरिया और सिर दरिया, ये आपकी मध्य एशिया की नदियां हैं। सिंपल सा है, समझ में आ रही है चीज? ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं। अब चलते हैं रसिया। रसिया की प्रमुख नदियां, रसिया में देखो ये है आपका रसिया वाला रीजन, ये है आपकी। देखो रसिया में बहुत जितनी भी ज्यादातर नदियां रसिया की हैं या तो आर्कटिक वृत्त में जल गिराती हैं। अब देखिए आर्कटिक महासागर है उत्तर में, ये रूस है आपका, रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो ज्यादातर नदियां आपकी आर्कटिक महासागर में जल गिराती हैं। जैसे कि एक है आपकी ये ओब नदी, ओब नदी, ये है आपकी ओब नदी। ठीक है, फिर एक नदी है येनिसी नदी, ये है आपकी येनिसी नदी। फिर एक नदी आपकी लीना नदी, फिर है आपकी लीना नदी, ओब, येनिसी, लीना। ठीक है, तीन प्रमुख नदी है, बाकी और भी हैं। एक है इंडिगारका नदी, ये है आपकी, यहीं पे कोलिना नदी है, ये भी जल गिराती है। और भी है कई सारे, देख रहे हैं नदियां ही नदियां यहाँ पर भरी पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नदी है आमुर नदी, ये आपका है। ठीक है, ओखोटस्क सागर में जल गिराती है, इसको बोलते हैं, ये वाले सागर का नाम है ओखोटस्क सागर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रायद्वीप है जो कि रसिया का हिस्सा, इसको बोलते हैं कम चटका प्रायद्वीप, उसी के जस्ट नीचे आपका है ओखोटस्क सागर। तो यहाँ पर पहले ओब नदी, ओब नदी का उद्गम जो होता है अल्ताई पर्वत से होता है। यदि आप पर्वत वाला चैप्टर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक अल्ताई पर्वत है जो कि कजाकिस्तान और रूस की बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, कजाकिस्तान और मंगोलिया की बॉर्डर भी बनाता है अल्ताई पर्वत। तो अल्ताई पर्वत से ये निकलती है, कहां से निकलती है? अल्ताई पर्वत से ओब नदी। और कहां जल गिराती है? आपकी ओब की खाड़ी, ये जो है ना इसको बोलते हैं ओब की खाड़ी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी खाड़ियां हैं छोटी छोटी, ये वाला पूरा हिस्सा इसको बोलते हैं ओब की खाड़ी। ओब की खाड़ी में जल गिराती है जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ओब नदी कहां से निकलती है? आपकी अल्ताई पर्वत से लेकर ओब की खाड़ी में जल गिराती है। ये नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती है यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ना लो लैंड एरिया है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है। अब ये नदियां यदि उत्तर की तरफ बह रही तो सिंपल सी बात है, ढाल भी इनका उत्तर की तरफ है। ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। और इसकी प्रमुख सहायक नदी यहाँ पर एक बहती है जिसका नाम है इर्तिस नदी। इर्तिस ओब की प्रमुख सहायक नदी, वो भी अल्ताई से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका ओब नदी हो गई। ओब के बाद येनिसी नदी, येनिसी नदी का उद्गम होता है यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सियान पर्वत श्रेणी। ये मैंने पर्वत वाले चैप्टर में बताया था। सियान पर्वत श्रेणी से निकलती है, येनिसी की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी है येनिसी की खाड़ी। ठीक है, तो येनिसी की खाड़ी में जल गिराती है येनिसी नदी। और ये नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यहाँ पर, एक तो अंगारा नदी है आपकी, अंगारा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी, और एक आपकी तुगस्का नदी है। ठीक है, तुगस्का, ये है आपकी तुगस्का नदी। दो प्रमुख सहायक नदियां हैं येनिसी की, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। ये रूस की नदियां हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूस के बाद यहाँ पर देखिए एक नदी है आपकी, ये है लीना नदी। लीना नदी दरअसल यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है आपकी, ये है लीना नदी। तो निकल रही है बैकाल झील से। कहां से निकलती है? बैकाल के पास पर्वत श्रेणी है, बैकाल के पास पर्वत श्रेणियां जो हैं उन पर्वत श्रेणियों से निकलती है, बैकाल झील के पास से। और ये नदी लेप्टेप सागर में जल गिराती है। ये वाला जो सागर राशि इसको बोलते हैं लेप्टेप सागर, लेप्टेप सागर, लेप्टेप सागर में जल गिराती है। ये है लेप्टेप सागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे बता दें, रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। ठीक है, वैसे देखें तो बोल्गा नदी भी है आपकी, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ये आर्कटिक महासागर में जल गिराने वाली रूस की सबसे लंबी है इन सभी नदियों में। ओब हो गई, येनिसी हो गई, लीना सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसी नदी बेसिन में ही साइबेरिया का मैदान है। इस नदी बेसिन के द्वारा यहाँ पे एक बड़ा सा मैदानी क्षेत्र डेवलप किया गया है जिसका नाम है साइबेरिया का मैदान। ठीक है, तो ये आपकी एक लीना प्रमुख नदियां है। तो ये आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओब नदी क्या है, येनिसी नदी क्या है, लीना नदी क्या है, कहाँ की है, सब रसिया की है। इंडिगार का एक नदी है, एक कोलिमा नदी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पे जो साइबेरियन रीजन में बहती हैं और आर्कटिक महासागर में जल गिराती हैं। इसके बाद एक नदी आपकी आमूर नदी,
ये इंपॉर्टेंट नदी है आमूर नदी। तो आमूर नदी मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और यहाँ पे जो खाड़ी है इसको बोलते हैं टॉट्री की खाड़ी, ठीक है, टॉर्टरी की खाड़ी, टॉर्टरी की खाड़ी में जाके जल गिराती है जो कि ओखोटस्क सागर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो आमूर नदी मंगोलिया से निकलती है, यहाँ पे एक देश है आपका मंगोलिया में पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से निकलती है। रूस और चीन के बीच में ये बॉर्डर बनाती है आमूर नदी। रसिया और चाइना के बीच में आमूर नदी क्या है, सीमा बनाती है। तो देखिए एक तो आपका आमू दरिया, सिर दरिया, ये दो आपकी दो नदियां थी, मध्य एशिया की नदियां थी आपकी, आमू दरिया, सिर दरिया। ये आपका इरावती है, ये आपका ये ऋषि है, ये आपकी आमू दरिया। वैसे ही वहां पे है आमू नदी और दूसरी नदी है सिर दरिया। तो आमू दरिया, सिर दरिया, दो प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके बाद है हुआंगहो नदी। अब चलते हैं चाइना में, ये तो आपकी रूस की नदियां हो गई प्रमुख, क्लियर। अभी हम अब प्रमुख नदियां जो है चाइना और एशिया, भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं। अब चलते हैं चाइना की नदियों। पहली नदी है आपकी हुआंगहो नदी, चीन में बहती है। ये देखिए येलो रिवर इसे कहते हैं, येलो रिवर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे है पीला सागर, पीला सागर, ठीक है। हुआंगहो नदी, तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से विश्व की बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तिब्बत का पठार ये आपका पूरा तिब्बतन प्लेट्यू है ना, ये देखिए। तो यहां से विश्व की बड़ी बड़ी नदियां देखिए, जैसे येलो नदी है, यांगसी नदी यहीं से निकलती है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ये आपका सांगपो नदी है, यही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। यहीं से सिंधु निकलती है, यहीं से सतलुज निकलती है, तो विश्व की यहीं से मिकांग नदी निकलती है, यहीं से साल्वीन नदी निकलती है, यहीं से इरावदी नदी निकलती है। तो एशिया का जल का स्रोत जो सबसे बड़ा है वो तिब्बत है। तिब्बत या ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र से ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो उद्गम तिब्बत प्लेट्यू से होता है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी हुआंगहो है, नंबर 1 में यांगसी, नंबर 2 में हुआंगहो, लंबाई के आधार पर, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, हुआंगहो नदी। सबसे ज्यादा अवसाद लेकर के आती है, पूरा ये तिब्बतन प्लेटू को काट देती है और इसके जितना भी अवसादी जमाव है सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से इसको चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि चीन में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी यही है, ठीक है। और यह नदी पीले रंग के अवसाद लाती है। यहाँ पे तिब्बत, यहाँ पे जो मिट्टी है वो पीले रंग की है, पीले रंग के अवसादों को काट के लाती है, इस कारण से इसको पीली नदी कहते हैं। ये नदी अवसादों के कारण से बार बार अपने मार्ग को परिवर्तित करती है। मार्ग को परिवर्तित करने के कारण से अचानक ही चीन के बहुत सारे गांव बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। स्पष्ट है। इसके बाद अगली नदी चलते हैं यांगसी नदी पे। यांगसी नदी, तो यांगसी नदी, इसका भी उद्गम कहां से होता है, तिब्बत से होता है। और जल कहां गिराती है, पूर्वी चीन सागर पे। यह है आपका पूर्वी चीन सागर, चीन सागर, ठीक है। ये पीला सागर में अपना जल गिराती है और ये पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की पहली सबसे लंबी नदी नील नदी, कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से। कहां पे जल गिराती है, भूमध्य सागर में। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजॉन नदी, कहां से निकलती है, एंडीज पर्वत श्रेणी से। कहां जल गिराती है, अटलांटिक महासागर पर, विषुवत रेखा में उसका मुहाना बनता है। तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, पूर्वी चीन सागर में जल गिराती है, ठीक है। इस नदी पर 3 गार्जेस बांध बना है, जिसमें 24,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना इसी में अभी तक लगी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना 3 गार्जेस बांध आपका यांगसी नदी पर है, ठीक है। यह नदी नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है।
इस नदी के बेसिन क्षेत्र में एग्रीकल्चर की जाती है, कृषि की जाती है, और इस नदी के किनारे चीन के प्रमुख शहर अवस्थित है। चीन के जितने भी प्रमुख प्रमुख शहर है, देखो एक चीन की सच्चाई बताता हूं आपको। एशिया पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चीन को एक चीज और जान लो आप। चीन की सच्चाई बताता हूँ। चीन आपको लग रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा लैंड एरिया है, लेकिन यदि चीन को आप थोड़ा सा बारीकी से देखो, इस देश को, तो आप पाओगे यहां से एक हम लाइन खींचते हैं, यहां से ऐसे, माफ करिएगा ये लाइन, ठीक है, इतना चाइना। ये चीन रहने योग्य इतना ही है। चीन के जितने भी प्रमुख शहर हैं, चाहे वो संघाई हो, चाहे वो वुहान हो, चाहे वो हांगझोउ हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो मकाओ हो, चाहे वो बीजिंग हो, ये सब यहां है, इसके तटीय क्षेत्र में। तो यदि कभी विश्व का जल स्तर बढ़ा तो चीन की ये पूरा प्लेट्यू एरिया है, पठार है, कठिन एरिया है ये पूरा का पूरा। यहाँ पे सिंजियांग प्रांत है चीन का, यहाँ पे चीन नहीं रहते, चीन के लोग यहाँ पे बहुत कम आबादी रहती, बहुत जनघनत्व बहुत कम है। तो चीन के पास इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन उसके पास रहने योग्य आवासीय क्षेत्र बहुत कम है। तो यांगसी नदी का बेसिन जो है चीन का सबसे बड़ा आबादी वाला बेसिन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ पे चीन के सबसे प्रमुख शहर जो है इसी क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ पे देखेंगे तो गंगा नदी आप देख लो, बहुत आसान है। गंगा नदी में उत्तर प्रदेश से होके जाती है गंगा नदी, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है हमारे, यूपी में। दूसरे नंबर में देखो बिहार से होके जाती है, तो बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आपको यूपी बिहार की पॉपुलेशन लग भी रही होगी कि इतनी ज्यादा है क्यों, वो यूपी बिहार की गलती नहीं है, नदियां ही वही हैं। तो इस कारण से नदी घाटियों में ही सभ्यताओं का विकास होता है, और गंगा और उसकी सहायक नदी सबसे बड़ा नदी तंत्र है भारत का, तो उसके पास सबसे ज्यादा नदियां, उसके पास सबसे ज्यादा तो होगा ही। तो ऐसे यांगसी नदी से जो घाटी है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड घाटी है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो है आपकी नदी बेसिन है। इस नदी बेसिन में एग्रीकल्चर बहुत किया जाता है, कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा है। इस नदी बेसिन में पेट्रोल भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, लोहे और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं, चीन ये है हमारा, हाँ ये यांगसी नदी थी। एक नदी और है ये, इसका नाम है सिंकियांग नदी, ठीक है। तो इसका उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है, और तिब्बत के पठार से निकल करके ये दक्षिण चीन सागर में जल गिराती है। ये आपका दक्षिण चीन सागर है, ये पूरा, ये साउथ चाइना सी है, ये आपका पूर्वी चाइना सी है, ये आपका पीला सागर है, और ये आपका फिलीपीन सागर है तो ये प्रशांत महासागर, लेकिन उसी के छोटे छोटे हिस्सों के कई नाम है, ठीक है। ऊपर येलो सागर, पीला सागर, पीला सागर के बाद पूर्वी सागर, पूर्वी सागर के बाद साउथ चाइना सी। इसमें विवाद है। विवाद क्या है, जो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, ये देख रहे हैं, ये है आपका साउथ चाइना सी। ये यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं, जैसे वियतनाम, चीन ने क्या किया है, यहाँ पे 9 डैश खींच दिया है, और 9 डैश खींचने के बाद कहता है साउथ चाइना सी मेरा पूरा है। ऐतिहासिक तौर पे, हिस्टोरिक तौर पे हम इस पे रूल करते थे, जबकि इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं कि आपके 12 नॉटिकल मील जो है प्रादेशिक सीमा होगी, 12 के बाद आपका आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र होगा, और 200 नॉटिकल मील एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। इसके बाद खुला समुद्र है, कोई भी उस पर व्यापार। तो चीन कह रहा ना 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 भाई, कोई खुला समुद्र नहीं, कुछ नहीं, पूरा साउथ चाइना सी मेरा। क्यों, यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी को लेकर। तो चीन ने बहुत सारे द्वीप बनाए, यहाँ पे कृत्रिम द्वीप बनाता चला जा रहा है, ताकि यहाँ पे द्वीप बना देगा वो, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, हर जगह एक मिलिट्री बना देगा, अपनी मिलिट्री बेस क्रिएट कर देगा। तो निश्चित तौर पे सब उसकी आधार रेखा और उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आ जाएंगे। इस पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी गए, जितने भी देश हैं, वियतनाम चला गया, फिलीपींस चला गया, सब चले गए। और जब ये गए तो वहां पे चीन हार भी गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि भाई ये गलत बात है। बोलो, चीन ने कहा चुप,
हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और उस कारण से अभी भी ये क्षेत्र पूरा विवादित है। अभी भारत भी यहाँ पे सक्रिय होता रहता है, वियतनाम और इनको लेकर के एक मोरल सपोर्ट हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल राजनीति में आपको पता है चीन का दबदबा है, थोड़ा ददुआ टाइप का आदमी इस क्षेत्र में उसकी चलती। तो आपका ये जो अगली सिंकियांग नदी है, इसमें चावल की खेती के लिए बेसिन जाना जाता है। यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी नदियां हो गई अभी तक में? 12। पहली नदी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, वो बताई थी मैंने आपको। फिर इसके बाद मध्य एशिया की हेलमंड नदी मैंने आपको बताई थी, अफीम की खेती जहाँ की जाती है। हेलमंड के बाद फिर मैंने सिर दरिया, आमू दरिया बताई थी, फिर मैंने ओब बताई थी, फिर एनिसी बताई थी, फिर आपको लीना नदी बताई थी, फिर आपको इंडिगारका बताई थी, फिर आपको कोमली बताई थी, फिर आमूर बताई थी। ठीक है, फिर मैं हुआंगहो बताया था। हुआंगहो के बाद एनिसी के बाद हम सिंकियांग नदी तक चले गए। अब आगे चलते हैं। ये याद मतलब ऐसे मैप में बैठी होनी चाहिए, आपके मानचित्र में आपको दिखनी चाहिए। अब अगली नदी है आपकी, यहाँ पे है, ये है लाल नदी। अगली नदी है लाल नदी। ये जगह कौन सी है? पहली बात, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दक्षिण, ये आपके आसियान कंट्रीज है। आसियान कंट्री समझ रहे हैं ना, पढ़ाया है ना मैंने। हाँ, इसीलिए पहले मैं वो चीज पढ़ा देता हूँ। वियतनाम है, ये कंबोडिया है, यहाँ पे देखो लैंडलॉक के लाओस है, ये आपका म्यांमार है, ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल देखो बनता है, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये मादक पदार्थों की तस्करी बहुत होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में भी जाएंगे तो नशा बहुत है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट नशा इतना है कुछ कहने, जितना नशा आप पंजाब की बात करते हैं उतना ही नॉर्थ ईस्ट की स्थिति खराब है। ठीक है, तो लाल नदी के किनारे ही वियतनाम की राजधानी हनोई अवस्थित है। जो ये लाल नदी है, इसी के किनारे हनोई है। ठीक है, तो लाल नदी किनारे वियतनाम की राजधानी, ठीक है, हनोई। एक और नदी है यहाँ पे देखो, थाईलैंड की प्रमुख नदी है, छाओ फ्राया नदी। छाओ फ्राया नदी के किनारे ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है। ये देखिए बैंकॉक, छाओ फ्राया नदी। आप ज्यादातर देखेंगे कोई ना कोई राजधानी जो है ना, राजधानी से कोई ना कोई नदी गुजरती है, क्योंकि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। जल के बिना सब सूना है। ठीक है, चलिए अगली नदी है मेकांग नदी, सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ ऊपर देख लेते हैं क्या, ये है आपकी मेकांग नदी। मेकांग नदी, ठीक है, तिब्बत के पठार से उद्गम होता है, दक्षिण चीन सागर में जल गिराती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, इसी नदी के किनारे लाओस और कंबोडिया अवस्थित है। लाओस की राजधानी आपकी जो है, और कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन, और लाओस की राजधानी है वियंतियंस। तो वियंतियंस और लाओस, ये दक्षिण पूर्व एशिया की, आसियान कंट्रीज की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है इसको। ठीक है, मेकांग नदी को। तो मेकांग नदी भी प्रमुख नदियों में से एक आती है आपकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह चीन से गुजरती है। इससे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, कहाँ से होकर गुजरती है। देखो चीन से होकर जाती है, चीन के बाद ये थोड़ा सा म्यांमार को भी छूती है नदी, म्यांमार को बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे ऊपर म्यांमार है, ये चीन, म्यांमार, लाओस। ठीक है, इन तीनों के मतलब कि इन तीनों का यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे तीनों को लेकर चीन भी मिलता है, म्यांमार भी मिलता है और आपका लाओस भी मिलता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट से होकर के गुजरती है मेकांग नदी। ठीक है, फिर म्यांमार और लाओस के बीच में सीमा बनाती है, और इसके बाद फिर ये आपकी कंबोडिया और वियतनाम चली जाती है। तो देखो चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, 5 जगह पर यह नदी बनाती है। इस नदी बेसिन पर ही गैर कानूनी अफीम की खेती होती है, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ओपियम की खेती के लिए विख्यात है ये। ठीक है, क्लियर है। एक नदी है आपकी जिसका नाम है
ये कंबोडिया की प्रमुख नदी है तोले सैम्पे नदी। तोले सैम्पे नदी के बारे में बताऊंगा आपको। तोले सैम्प इसमें दिखाई है कि नहीं, वो मिकांग में आके मिल जाती है। ये तोले सैम्प नदी, ये छोटी सी नदी है, ये आपकी मिकांग है। देखो मिकांग का आपको अब यहाँ पे अच्छे से देख लोगे आप इसको, ये मिकांग है। ये आप देखो यहाँ पे है ट्रिपल पॉइंट, ये वाला एरिया, ये है ट्रिपल पॉइंट, ये वाला एरिया। यहाँ पे तीनों देश एक साथ मिलते हैं। मिकांग से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी नदी है। मिकांग कहां पे अपना जल गिराती है? दक्षिण चीन सागर में। तो वियतनाम में जल गिराती है कि कंबोडिया में? क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो ये जल गिराती है वियतनाम में। हो ची मिन सिटी जो है इसके पास अवस्थित है, हो ची मिन सिटी। तो जल गिराती है, निकलती तिब्बत से है, जल गिराती है ये अपना साउथ चाइना सी में। ठीक, तो एक प्रमुख नदी ये है। अब दक्षिण चीन देखो, इस एरिया में 3 प्रमुख नदियां हैं। पहले तो मिकांग थी, मिकांग के बगल ही दूसरी नदी यहाँ पे साल्विन नदी है, ये दूसरी नदी है साल्विन। फिर एक तीसरी नदी है इरावदी, ये तीसरी नदी। दक्षिण चीन सागर की 3 नदियां मिकांग। तो अब यहाँ पे पूरब से पश्चिम क्रम और पश्चिम से पूरब क्रम भी पूछ लेता है। पूरब में मिकांग है, फिर आपकी साल्विन है, फिर आपकी इरावदी है। इरावदी साल्विन और मिकांग, इरावदी साल्विन और मिकांग, इरावदी साल्विन और मिकांग। मिकांग प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो साल्विन नदी है इसका उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है। ये वाला जो एरिया इसको बोलते हैं मर्तबान की खाड़ी। यहाँ पे एक खाड़ी है, इसका नाम है मर्तबान की खाड़ी। तो मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है साल्विन। ठीक है, साल्विन भी ये म्यांमार वाले क्षेत्र में बहती है। पूर्वी म्यांमार की प्रमुख नदी है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। मर्तबान की खाड़ी में। रुक जाओ, यहाँ पे ये आपका मिकांग हो गया, ये है साल्विन। ये है गल्फ ऑफ मर्तबान। तो गल्फ ऑफ मर्तबान पे जल गिराती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। म्यांमार और थाईलैंड के बीच में देखिए बॉर्डर बना रही है, थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ये बॉर्डर यहाँ पे बना रही है दोनों के बीच में। ठीक है, और यहीं पर एक पठारी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं सान का पठार। तो सान के पठारी क्षेत्र में होकर के बहती है नदी। ठीक, तो ये आपकी साल्विन नदी हो गई। साल्विन के बगल में जस्ट यहीं पर म्यांमार से ही निकलती है, ये है आपकी इरावदी नदी। देखिए इरावदी का डेल्टा काफी बड़ा डेल्टा है। तो ये देखा जाए तो आराकान योमा पड़ता है म्यांमार में, हिमालय पर्वत श्रेणी है इससे। ठीक है, भारत से हिमालय पर्वत श्रेणी जब म्यांमार में प्रवेश करती है तो उसी को आराकान योमा कहते हैं। ठीक है, तो इरावदी आपकी हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने के बाद कहां पे जल गिराती है? अंडमान सागर पे। इसको बोलते हैं अंडमान सी। ये है आपका अंडमान सी, अंडमान सागर पे जल गिराती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो कहां से निकलती है इरावदी? हिमालय से निकलती है। और कहां पे जल गिराती है आपकी? ठीक है, अंडमान सागर पे जल गिराती है। म्यांमार की सबसे प्रमुख और म्यांमार की सबसे लंबी नदी जो है आपकी इरावदी है। ठीक, तो इरावदी नदी से जुड़ी हुई है प्रमुख बात हो गई। क्या दक्षिण पूर्व एशिया की 3 नदियां समझ में आ गई? मिकांग, साल्विन और इरावदी। ठीक है, इरावदी का प्रयोग नौ परिवहन के लिए भी किया जाता है। इरावदी का ही यहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहीं पर इसका जो प्रमुख शहर है यांगून, पहले इसको रंगून बोला, अब रंगून बोलते हैं। यांगून इसी के किनारे, इसी डेल्टा पे अवस्थित है। ठीक है, यांगून अवस्थित है। और चावल की खेती सबसे ज्यादा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, चावल की खेती यहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है। इरावदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है चिंदबिन नदी। चिंदबिन नदी इसकी इरावदी की प्रमुख सहायक नदी। स्पष्ट बाकी नहीं, कुछ क्लियर हो रहा है? इसके बाद देखो यहाँ पे ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए एक डेल्टा बनता है, यही है सुंदरबन का डेल्टा। इसमें इधर से गंगा आती है हमारी, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। शायद आपको एक फैक्ट पता हो, मेरे ख्याल से इतना पढ़ा चुका हूं मैं, तो शायद आपको पता हो कि ये जो डेल्टा है ना, ये गंगा का डेल्टा नहीं है, सहायक डेल्टा है आपका। गंगा जब फरक्का वाले क्षेत्र में, देखो थोड़ा सा इसको गंगा को मैं थोड़ा समझाता हूँ।
अभी भारत वाले मानचित्र पे हम डिटेल से देखेंगे। गंगा जब निकलती है आपकी देवप्रयाग से, गंगा बनती है, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के देवप्रयाग में गंगा बनती है। ठीक है, तो गंगा जब यहाँ पर फरक्का वाले क्षेत्र पे दो भागों में बढ़ जाती है, एक ब्रांच उसकी चली जाती है नीचे, इसका नाम है हुगली, और फिर इसके बाद ये बांग्लादेश में अपना बॉर्डर बनाती है। ये मान लीजिए बांग्लादेश है, यहां से बांग्लादेश में, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, इतने क्षेत्र में जो है नदी बहती है, इसका नाम भागीरथी हो जाता है। फिर से भागीरथी, बड़े भागीरथी के नाम से स्टार्ट होती है ये। भागीरथी में जब अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा मिल जाती है, तो ये नदी गंगा बन जाती है। जब ये पश्चिम बंगाल में फरक्का वाले क्षेत्र में हुगली एक ब्रांच नीचे चली गई बितरिका, दूसरी ब्रांच इसकी, फिर ये भागीरथी कहलाती है। भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम परिवर्तित होकर इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, ऐसे ही कहानी आपकी ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र तो आती सांगपो के नाम से है, ऊपर से इसका नाम रहता है सांगपो, स्थानीय भाषा में सांगपो के नाम से आती है, लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है, इसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे ही असम में प्रवेश करती है, तो असम में प्रवेश करते ही दोहरी सदिया वाले क्षेत्र में, तो ये आपका हो जाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मान लीजिए बांग्लादेश है, यहां से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये कहलाती है जमुना। जमुना, और जमुना जब पद्मा से मिलती है, तो कहलाता है पद्मा। ये दोनों का आपस में मिलन बिंदु हो जाता है, एक ब्रांच बनती है, ये है आपकी पद्मा। पद्मा, और पद्मा जब यहां से, मणिपुर की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है बराक नदी, जिसका नाम है सूरमा नदी, जिसका नाम है मेघना नदी, कई नाम है, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भी बहती है, प्रवेश करती है। ये बराक नदी मणिपुर से निकलती है, मणिपुर में इसका नाम रहता है बराक नदी। फिर बराक नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है सूरमा नदी। अभी देखो ये बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ। पहले इसका नाम रहता है बराक, बराक के नाम से ये मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है, फिर यहाँ पे हो जाती है बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है सूरमा। ठीक है, और सूरमा जब जुड़ जाती है किससे? पद्मा से। सूरमा किससे जुड़ जाएगी? सूरमा में एक सहायक नदी आके गिरती है जिसका नाम होता है मेघना। सूरमा में ही एक नदी आके गिरती है, मेघना नदी। ठीक है, तो मेघना नदी से यहां से आगे जब ये बहती है, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ये नदी ही नाम हो जाता है मेघना। और मेघना जो है यहां पे जाकर के मिल जाती है इससे, पद्मा से, और जैसे ही पद्मा से मिलती है, तो पद्मा का आगे नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से जाकर अपना जल गिराती है अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी में, पूरा बंगाल खाड़ी। तो इधर से हुगली वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है, हुगली, कलकत्ता, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। अब यहाँ पे बनता है डेल्टा, यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, छोटे छोटे भागों में ये पूरा एरिया, कुछ पश्चिम बंगाल में, कुछ बांग्लादेश में, कुछ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो मेघना, पद्मा और मेघना का डेल्टा है पूरा का पूरा। आप देखो इसी को मानचित्र में देख लीजिए, यही पूरी चीज। तो अंतिम नदी जो आपकी है वो सूरमा। कहां गई भाई सूरमा? समझ में आ गया कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, ये है आपका, ये देखिए आप बांग्लादेश वाले क्षेत्र में देख पा रहे हैं, ये वही रूप है ना, ये मिलता इतना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जब नदी कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक है,
तो सूरमा नदी जो है ये बांग्लादेश, पहले मैंने आपको सूरमा नदी को बताया, पहले ये बराक नदी के तौर पे होती है। बराक नदी बांग्लादेश में सूरमा कहलाती, फिर सूरमा से मेघना मिलती, फिर मेघना यहाँ पे मिल जाती। ठीक है, इसी नदी पर जो सूरमा नदी है, इसी पर तपाई मुख परियोजना का विकास किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश मिल करके एक जो है विद्युत निर्माण को लेकर 450 मेगावाट की तपाई मुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। ये हो गई एशिया की नदियां। बताओ प्रमुख नदियां होंगी। अब आप कहो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में भारत वाले में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे पढ़ाना नहीं उनको। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब चलते हैं एशिया की नदियां होने के बाद एशिया की प्रमुख झीलें। दिमाग से नदियां निकल तो नहीं गई? क्यों? वर्ल्ड ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं? पहले वाली नहीं देखी एक भी? आज़ाद एशिया अकेडमी में 3-4 क्लासेस पब्लिश हैं आपकी, वो देख लो पहले आप, शुरू से उत्तर अमेरिका दक्षिण, पहले तो पूरा एक समग्र वाला ओवरव्यू वाला देखना चाहिए। देखो जब तक आप विश्व के मानचित्र को नहीं समझोगे, बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो तो एक अलग विषय वस्तु है। सिलेबस को समझना है तो इसको समझना है। ठीक है, तो कितनी नदियाँ होंगी, एक बार नदियों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड एक बार याद करा देता हूँ। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं भाई, आप लोग बताओ सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन वाले जितने थे, पहला आपका यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस 2 नदियाँ मैंने आपकी ये करवाई थी। इसके बाद ये आपकी हेलमंद नदी थी, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, नदियाँ गायब हो जा रही है। मैं भी गायब हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही मैं बताते रहो। हेलमंद नदी अफगानिस्तान में थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये आपका सिर दरिया, आमू दरिया। इसके बाद रशिया में जाइए तो लाइन से नदियां हैं बहुत सारी यहाँ पे रशिया में। एक ओब नदी है, येनिसी नदी है, लीना नदी है, इंडिकारना नदी है, कोलिमा नदी है, अमूर नदी है, फिर वांगहो नदी है, यांगसी नदी है, फिर मेकांग नदी है, फिर आपका साल्विन नदी है, इरावदी नदी है, फिर ये आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा और ये सूरमा नदी है। प्रमुख नदियां है आपकी। चलिए अब बात करते हैं झीलों की। वो झीलें, एशिया की प्रमुख झीलें। पहला तो ये मृत सागर थी, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है आपकी मृत सागर झील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत ज्यादा लवणता, लगभग 340% लवणता है, 340% लवणता। ठीक है, तो इस झील में जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसीलिए इसको मृत सागर कहते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी जीव, जलीय जीव, इतनी ज्यादा यहाँ पे लवणता है, इस कारण से कोई भी रह नहीं सकता। और ये आपका एक भ्रंश घाटी क्षेत्र है। यहीं से जो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली बताई थी ना मैंने आपको, यहीं से शुरू होती है, मृत सागर से। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही आपका ये यहाँ पे जॉर्डन रिवर इसमें गिरती है। ये पूरा का पूरा है ग्रेट रिफ्ट वैली जो आपके अफ्रीका वाले क्षेत्र में थी, यहीं से शुरू होती है मृत सागर। तो ये भी आपका एक भ्रंश घाटी में अवस्थित झील है। क्लियर है? ठीक। एक चीज और यहाँ पे, एक फैक्ट और है, विश्व के स्थलीय भागों में सबसे निम्नतम बिंदु इसी झील में अवस्थित है। स्थलीय भागों में, वैसे तो मैरियाना ट्रेंच है सबसे निम्नतम आपका जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, लेकिन स्थल में सबसे निम्नतम बिंदु जो है आपका 403 मीटर नीचे है आपका। ठीक है, 403 मीटर गहराई पर अवस्थित है विश्व का सबसे निम्नतम झील। वो आपका डेड सी पे ही है, मृत सागर पे ही है। कहां पर है? मृत सागर पर। कहां पर है? मृत सागर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यह लेक वान, अगली लेक है आपकी लेक वान। ठीक है, लेक वान ये तुर्की में है आपकी, तुर्की की दूसरी झील है आपकी। पहले तो आपका डेड सी हो गया मृत सागर,
दूसरा है लेक वान, ये तुर्की की सबसे बड़ी झील है, तुर्की में अवस्थित है। इसमें भी बहुत ज्यादा लवणीयता पाई जाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी लवणीय सोडा झील के तौर पे भी जानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है दरिया ए उर्मिला झील, यहाँ पे ये उर्मिया झील, माफ करिएगा, ये दरिया ए बोलते हैं, दरिया ए उर्मिया झील भी बोलते हैं इसको। तो उर्मिया झील ईरान में अवस्थित है आपकी। कहाँ पे? ईरान में। ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील है ये, ईरान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अवस्थित है आपकी ये लेक उर्मिया। तो लेक वान मैंने आपको बताया, लेक उर्मिया हो गई। लेक उर्मिया के बाद यहाँ पे कैस्पियन सागर झील मैंने आपको पहले ही बताई। कैस्पियन सागर से भाई बताएं कौन है, आप बताएं बेटा, 5 देश कौन कौन से लगते हैं कैस्पियन सागर से? कैस्पियन सागर झील से लगने वाले देशों के नाम बताएं, बताएं भाई, ये पे तो पढ़ाया था अभी पिछले सेशन में, ऐसा मत करो। अरे नाम बताओ ना आप। आशीष जी बताएं। रूस, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को भी ले आए आप। बताइए मैं क्या करूं आप लोग का? ये आपका कैस्पियन सागर। नहीं हुए, दोबारा नहीं रिवाइज किया, पढ़ाया था, एक अलग से भी वीडियो दिया था। फिर बैठ जाओ, दोबारा घर पे नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ा ना, क्यों? मतलब क्यों इतनी बड़ी गलती हो रही? क्यों नया पढ़ने के चक्कर में पुराना जूझते जा रहे हो, पुराना छोड़ते जा रहे हो? हर बार नए पढ़ने की आदत आपको हर चीज भुला देगी। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? जो पढ़ रहे हो उसे अपना तो बना लो, जितना पढ़ रहे हो वो आपका बन जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? या जो पढ़ रखा है सब भूलते जाओगे? तो रिवीजन तो करो भाई, एक ही तरीका है। मतलब इतनी बार मैं रिवीजन 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 चिल्लाता हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रही बात, थोड़ा सा तकलीफ होती है। ठीक है, देश एक बार बता दे रहा हूं, रूस, कजाकिस्तान, रूस के जस्ट बगल पे लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। फिर से एक बार सुन लो, ईरान और ईरान का शहर रामसर जो है, रामसर कन्वेंशन हुआ था, वो कैस्पियन सागर के किनारे ही अवस्थित है आपका। ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू, वो भी आपकी कैस्पियन सागर के पास ही है। अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, 2 मध्य एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। रूस तो सब जानते हैं, ईरान और अजरबैजान, ईरान, अजरबैजान, ईरान, अजरबैजान, 2 आपके मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस। पढ़ लो, याद कर लो। ये भी झील है आपकी, यूरेशिया में अवस्थित है, यूरोप और एशिया दोनों में अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर झील है, यूरेशिया में अवस्थित है। ठीक है, और इसके किनारे 5 देश अवस्थित है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। 5 देशों सीमा साझा करती है। यहाँ पे 2 नदियां गिरती हैं, एक तो वोल्गा नदी, दूसरा यूराल नदी। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले 5 कारकों में से ये भी एक कारक है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर में यूराल नदी गिरती है और ये यूरोप को एशिया से अलग भी करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इस झील के उत्तरी भाग में मीठा जल है, दक्षिणी भाग में लवणीय जल पाया जाता है। मतलब ऊपर वाले क्षेत्र में चूंकि नदियां गिरती हैं तो थोड़ा सा है, तो ये पूरी नमकीन झील, पर उत्तरी क्षेत्र में मीठा जल भी है यहाँ पे। तो उत्तरी भाग में मीठा जल और दक्षिणी भाग में लवणीय जल पाया जाता है। इस झील के किनारे आसपास पेट्रोल पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है।
ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद एक जो मैंने सेशन आप लोगों को दिया था, मैंने अरल सागर के बारे में आपको बताया था। अरल सागर भी क्या है, एक झील है आपका। बताएं भाई अरल सागर के बारे में, किन किन देशों से? हाँ, उज्बेकिस्तान और ये आपका कैस्पियन सागर था। ये है आपका अरल सागर, छोटा सा झील है आपकी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के क्षेत्र पे अवस्थित है। ये कजाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी झील के तौर पे इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसमें 2 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां बताई थी? मध्य एशिया की 2 नदियां, सिर दरिया और आमू दरिया, ये दोनों अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। मीठे पानी की झील है ये, और लगातार ये सिकुड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो पर्यावरणीय आपदा का सामना कर रही है ये झील। ठीक है, और इसका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। ठीक है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है झील। क्लियर है? इसके बाद अगली झील है कजाकिस्तान की बलकाश झील। ये है आपकी बलकाश लेक। बलकाश कजाकिस्तान की लेक है, कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी लेक है, और ये भी धीरे धीरे आपकी सिकुड़ती जा रही है। इसी के नीचे किर्गिस्तान देश पड़ता है। किर्गिस्तान की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है इसिक झील, इसिक कुल बोलते हैं इसको, इसिक कुल झील, इसिक कुल, ये झील है आपकी इसिक कुल, इसिक कुल झील। ठीक है, तो किर्गिस्तान की प्रमुख झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है, मतलब नमकीन झील है, मृत सागर के बाद ये इसिक कुल सबसे लवणीय झील है। और इस झील के नाम का अर्थ है गर्म झील, मतलब कि गर्म झील है ये, क्योंकि इस झील का पानी कभी जमता नहीं है, इसलिए इसको गर्म झील कहते हैं। ठीक है, और चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस झील के, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी और जो यहाँ की स्थानीय पर्वत श्रेणी है उनके बीच में अवस्थित है। इस कारण से यहाँ पे कभी भी ये झील जमती नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपको इसको इसिक कुल झील है। अगली झील है आपकी, यहाँ पे एक छोटी सी झील है जिसका नाम है किंगहाई झील। किंगहाई झील चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है, चीन में अवस्थित है। किंगहाई, संघाई, किंगहाई ह्वांगहो नदी के उत्तर पे अवस्थित है। इस झील में अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, और इसमें लवणीयता तो है लेकिन यहाँ पे मछलियां नहीं पाई जाती इस झील में। ठीक है, इस झील पे मतलब बहुत सारे प्रवासी पक्षियां भी आते रहते हैं। तो किंगहाई झील एक प्रमुख झील है। इसके अलावा एक यहाँ पे मंगोलिया में एक झील है जिसका नाम है उस झील, उस उप्स झील, ऊ आदाबा और सा, उप्स झील। ये मंगोलिया में स्थित एक झील है, लवणीय झील है, नमकीन झील है ये, और मंगोलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील है। विश्व धरोहर सूची में भी इसका नाम अवस्थित है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, बैकाल झील, रूस में अवस्थित है आपकी। विश्व की सबसे गहरी झील है ये बैकाल झील। ठीक है, और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे ज्यादा मीठा पानी इसी में है आपका, आयतन की दृष्टि से। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील। ठीक है, लगभग विश्व के मीठे पानी का 20% भंडार इसी झील के आसपास है आपका। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी क्षेत्र पर अवस्थित है पूरी की पूरी झील। इसे भी विश्व धरोहर स्थल पर आपका सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 11 नंबर पे मैंने आपको बताया था एक नदी है जिसका नाम है तोले सैंपे नदी। तोले सैंपे नदी तोले सैंपे झील से निकलती है। यहाँ पे तोले सैंपे झील है। तोले सैंपे मेकांग की सहायक नदी है आपकी। ठीक है, मेकांग की सहायक नदी है, तो कंबोडिया में अवस्थित है तोले सैंपे झील। तोले सैंपे झील ये कहां पे अवस्थित है? कंबोडिया में अवस्थित है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तोले सैंपे नदी से निकलती है जो मेकांग नदी में जाकर के मिल जाती है। इसमें 36
हॉट स्पॉट क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके बाद अगली है टोबा झील, 12 नंबर, 11 नंबर टोबा। टोबा ये है, यहाँ पे इंडोनेशिया में अवस्थित है आपकी टोबा झील। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। काल्डेरा मतलब कि ज्वालामुखी क्षेत्र है ये, तो ज्वालामुखी का ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसे काल्डेरा कहते हैं। तो काल्डेरा झील अवस्थित है, उसका जो माउथ होता है ज्वालामुखी का, उसी में ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी में अवस्थित है टोबा झील, इंडोनेशिया की झील है। ऐसे ही एक झील है आपकी बीबा झील। बीबा झील आपकी जापान की प्रमुख झील है। बीबा झील जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, मैंने एक क्रम बताया था ना जापान के द्वीपों का। ठीक है, तो यहाँ पे होन्शु द्वीप में ही टोक्यो, इसकी राजधानी टोक्यो है। तो होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, तो होन्शु पे ही आपके अवस्थित है बीबा झील। ठीक है, ये प्रमुख झीलें हैं। बाकी कुछ जो आपकी भारत वाली झीलें हैं उनको मैं बाद में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नदियां और झीलें जो टॉपिक है, कल आपका एशिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कल हो सकता है कि मैं आपका ऑस्ट्रेलिया शुरू भी कर दूं, ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मानचित्रण करवा भी दूं। ठीक है, तो एशिया से जुड़ी हुई आपकी 2 बातें ये आपकी हो गई। ठीक।